आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से। तो दुआ ज़हरा की उम्र कितनी हो सकती है, रिपोर्ट जमा हो गई है। मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी है। रिपोर्ट पर समाअत कुछ देर बाद होगी। मुद्दई मुकदमे के वकील भी कुछ देर बाद अदालत में पेश होंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, जिसने मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा के मुख्तलिफ जो हैं वो टेस्ट किए गए थे और टेस्ट की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवा दी गई है, जिसकी समाअत कुछ देर बाद होगी और उस समाअत में बताया जाएगा कि दुआ ज़हरा की उम्र कितनी है और उम्र के तयन के बाद ही अगला फैसला भी सामने आएगा और मुद्दई मुकदमे के वकील भी कुछ देर बाद अदालत में पेश होंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं दुआ ज़हरा के केस के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी गई है और रिपोर्ट जमा करवाने के बाद समाअत कुछ देर बाद होगी। मज़ीद जानेंगे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बुजुर्ग की अदालत ने आज दुआ ज़हरा की उम्र के तयन से मुतल्लिक जो मेडिकल बोर्ड ने कार्रवाई की थी वो रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है और उसके बाद उनके वकील जिब्रान नासिर ने अदालत के बाहर ये दावा किया है कि लड़की दुआ की उम्र है वो 15 से साल साबित हुई है। मेडिकल रिपोर्ट से उनका ये भी कहना है कि दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 15 साल है। लिहाजा उनका कहना है कि 15 साल में शादी गैर कानून है, पुलिस को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करना चाहिए। साथ ही साथ अब इस केस की जो समाअत होनी थी वो जो है नहीं हो सकी है, क्योंकि अब इस केस की समाअत 7 जुलाई में होगी और आज 4 बजे प्रेस क्लब कराची में दुआ ज़हरा के वालिदैन ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान किया है और 4 बजे वो अपना मुस्तकबिल का लाएअमल बताएंगे। जी मुमताज जमाली, हमें अपडेट कर। दुआ ज़हरा की जो रिपोर्ट है वो जमा करवा दी गई है, जिसकी समाअत अब 8 जुलाई को होगी। मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर ने दावा किया है कि मेडिकल टीम के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 15 से 16 साल हो सकती है। डॉक्टर्स मुत्तफिक हैं कि बच्ची की उम्र 15 बरस के करीब है। दुआ ज़हरा से कहलवाया जा रहा था कि वो 18 बरस की है। इस बयान की नफ़ी हो गई है और वालिदैन का मौक़िफ़ है कि दुआ 14 साल की है। कानून के मुताबिक 16 साल की उम्र में निकाह जुर्म है। मजीद उनका क्या कहना था, ये सुनते हैं। रिपोर्ट के अंदर जो मोहतरम डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो टेस्ट किए हैं और मुख्तलिफ टेस्ट की नज़र में जो मुख्तलिफ एजेस हैं वो उन्होंने लिखी और फिर उनकी नज़र में उन्होंने अपना एक जॉइंट कंक्लूजन दिया है और उनकी कंक्लूजन के मुताबिक बच्ची 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी उन्होंने लिखा है करीब तरीन 15 के। पहले ये बच्ची जिससे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मैं 18 की हूँ और पहले जो एक इम्प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आई थी जो इसको 17 की प्लेस कर रही थी, जो उसके 18 के क्लेम को सपोर्ट कर रही थी, अब उस बयान की भी नफी हो गई है, उस पहली मेडिकल रिपोर्ट की भी नफी हो गई है। वालिदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। ये हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। और चूंकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवस्सुस से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के जुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़े हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर कराई में कवानीन बहुत वाज़े हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। बिलाल, आगाह कीजिएगा, जैसे कि मेहदी काज़मी के वकील जिब्रान नासिर का ये दावा है कि बच्ची की उम्र 15 बरस के करीब है, तो अगर वाकई ये 15 बरस की हुई इसकी उम्र, तो इसका अगला लाएअमल क्या होगा? क्या वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा? जी देखिए, जो मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आई है उसमें 3 पहलू शामिल है। एक तो फिजिकल एज का टेस्ट जो किया गया था उसमें 14 से 14 साल बताया गया है, जबकि फिजिकल और ओपीजी एग्जामिनेशन करवाया गया था उसमें और जो दांतों का टेस्ट हुआ था उसके मुताबिक 10 से 15 साल बताई गई है। लेकिन जो ओवरऑल रेडियोलॉजी और दीगर एग्जामिनेशन करवाए गए थे उसमें दुआ ज़हरा की जो एज है वो 16 से 17 साल बताई गई है। लेकिन जो मजमूई तौर पर डॉक्टर्स की जो सिफारिशात हैं वो दुआ ज़हरा की उम्र 15 से 16 के दरमियान है और इस सिलसिले में अब
ओपिनियन अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहदी काज़मी, उनके वकील जिब्रान नासिर का ये दावा है कि सिंध का कानून है उसके मुताबिक 16 साल से कम उम्र की बच्ची होगी तो उसको बहलाकर फुसलाकर तसव्वुर किया जाएगा और उसका निकाह जो है वो फासिक होता है और इस सिलसिले में ये मुकदमा दुरुस्त साबित होता है। लेकिन अगर पंजाब की प्रैक्टिस जाए, क्योंकि ये निकाह पंजाब के अंदर हुआ है और राय खुर्रम ने जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दुआ ज़हरा को प्रोड्यूस किया था तो वहां पर ये मामला आया था और चूंकि पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल की बच्ची का निकाह हो सकता है, तो अब राय खुर्रम का ये कहना है कि उनकी जो दुआ ज़हरा की अगर उम्र 15 से 16 साल भी निकलती है तो अदालत उसको 16 साल ही कंसीडर करेगी और पंजाब के अंदर जो तरीक़ेकार है और अदालतें जिस तरीके से वहां पर मामला को देखती हैं तो उस तरीके से वो ये महसूस करते हैं कि ये केस अब 15 से 16 साल निकलने के बाद आसान हो चुका है और दुआ और ज़हीर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन अगर जिब्रान नासिर की बात करें तो वो इस पर मुतमईन नजर आते हैं कि ये केस यहाँ पर चलेगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि निम्रा काज़मी के अंदर की जो उम्र निकली थी वो 17 से 18 साल जब निकली थी तो वहां पर ये एक अहम इशू जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया था कि ये निकाह कहाँ पर हुआ है और जब दलाइल दिए गए थे तो ये साबित हुआ कि निकाह चूंकि पंजाब के अंदर हुआ था और पंजाब के अंदर उम्र की जो रिलैक्सेशन है उसका फायदा निम्रा काज़मी और जो शाहरुख हैं उनको हुआ था, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो अदालत में एक रिपोर्ट भी पेश की गई और फिर एक मसालत नामे की बात भी की गई थी। लेकिन चूंकि अब दुआ ज़हरा की उम्र चूंकि 17 साल तो नहीं है, 3 एग्जामिनेशन हुए हैं जिसमें एक जो दांतों का एग्जामिनेशन है, इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन और एक जो रेडियोलॉजी का एग्जामिनेशन है, इसमें अब तीनों मुख्तलिफ ओपिनियन आए हैं। अब ये तीनों ओपिनियंस अदालत के सामने रखे जाएंगे, अदालत इस बात का तवील जायजा लेगी। ऐन मुमकिन है इसके ऊपर कोई हतमी राय भी अदालत किसी मेडिकल बोर्ड से ले सकती है और मालूम कर सकती है कि एज क्या है। लेकिन अब ये 2 ओपिनियन मौजूद हैं अपनी जगह पर और हतमी फैसला अदालत को नहीं करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल अहमद हमें अपडेट करे थे। मुमताज जमाली भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी है कि इलेक्ट्रिक के बिजली के 9 रुपये 66 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा दादुशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा कि इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया कि 380 अरब रुपए वसूल करने हैं। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा, इससे सारिफीन पर कितना बोझ पड़ेगा? ये अगर सार्फिन की बात की जाए तो कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी गई है और के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की जो फी यूनिट कॉस्ट है वो 9 रुपये 66 पैसे जो है महंगी कर दी गई है, जिसकी मंजूरी नेपरा ने दे दी है। जबकि के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपये 31 पैसे की दरखास्त की थी और यहाँ पे जो RLNG है उसकी कीमत जो बड़ी है उसकी वजह से दरखास्त की गई थी और यहाँ पे बताया इजाफा जो ये जो किया गया है मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, यानी कि कराची में जो शहरी हैं उनको जो बिल आएगा जुलाई का उसमें ये इजाफी जो है 9 रुपये 66 पैसे लग कर आएंगे, यानी जो आप इस्तेमाल करेंगे उसमें इजाफी देना पड़ेगा। इससे कंसर्न जो है इंडस्ट्री सेक्टर और ये सब मुतासर होंगे और यहाँ पे कंसर्न देखा जा रहा है कि मुसलसल तीसरा माह है इसमें बिजली की कीमत में नुमाया इजाफा होता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि RLNG से गैस से जो बिजली बन रही है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। जो इंडस्ट्री सोर्सेज ने बताया कि 3 यूनिट कॉस्ट 27 रुपये तक पहुंच गई है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है जो कराची के शहरी उन पर गुज़िश्ता 3 माह से हर माह बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। और यहाँ पे जो नेपरा के जो चेयरमैन है उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि सस्ती बिजली अगर के इलेक्ट्रिक को चाहिए उसके लिए हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए वफाक और सूबाई हुकूमत से बात की जा सकती है। लेकिन कंसर्न ये है कि के इलेक्ट्रिक जो मुसलसल मांग रहे हैं कुदरती गैस ये जो शॉर्टफॉल हुआ है उसकी वजह से नहीं मिली। RLNG की सप्लाई की जा रही है, RLNG बहुत महंगी है जिसकी वजह से हर माह जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी। इतनी महंगी बिजली होने पर शहरी फट पड़े हैं। शहरियों का क्या कहना है, आइए सुनिए। नहीं है ना, काबिल कबूल कैसे करेगा बंदा? गरीब बंदा क्या करेगा? रोज़ का मारने वाला, रोज़ का करने वाला क्या करेगा? आप बताओ। बिल बढ़ा रहे हैं, लाइट है नहीं और बिल पे बिल बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज़ पे महंगाई है। गरीब आदमी क्या करे? बहुत परेशानी है, सब परेशान है, क्या करे? गरीब अब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, क्या कर सकते हैं? कुछ कर ही नहीं सकते। के इलेक्ट्रिक को तो खुद सोचना चाहिए ना कि वो भी उनके भी घरों में बिल आते होंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना, उनको तो फ्री है। आवाम के लिए तो सोचे ना कम से कम
कि भाई आवाम को तो रिलीफ दें कुछ। बिजली यहाँ पे तो तकरीबन 1.5 घंटे की 2 दफ़ा जा रही है, लेकिन घरों की तकरीबन 24 घंटे में से मेरे ख्याल में 12 घंटे मुश्किल से लाइट आ रही है। पहले बिजली का बिल जो है जो 3-4 हज़ार आ रहा था वो कम से कम 6-7 हज़ार रुपये हो गया है। तो हर घर का जो है ना यही मसला है। अभी तो बिजली पूरी नहीं आ रही, जब बिजली पूरी आएगी तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बिल कहाँ पे पहुँचेगा। ये गवर्नमेंट हमारी खुद कह रही है हम बिजली इस वजह से नहीं बना रहे कि जनाब बिजली महंगी पड़ रही है। तो भाई सस्ती किसने करनी है? गवर्नमेंट ने करनी है, हमने थोड़ी करनी है सस्ती। आधे घंटे के लिए लाइट आ गई, अदरवाइज लाइट नहीं है। सारा दिन नहीं होती है कभी, ना तो सारी रात होती है। आधे घंटे बाद 6-6, 7-7 घंटे की लोड शेडिंग है, इतनी है कि इलेक्ट्रिक बिल के हिसाब से कुछ बोल रहा है और यूनिट जो है ये समझ लें 42 के हिसाब से जो भी इन्होंने पीक आवर लगा दिया। किस चीज़ का पीक आवर लगाया है? एक तो वैसी आवाम मर रही है, कहाँ जाए आवाम? कोई पुरसाने हाल है, कोई पूछने वाला है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। भाईजान ये तो जो है ना, आप ये पूछो कि कितने घंटे आप लाइट में रहते हो। बकाया जो हम लोग जितना परेशान हो रहे हैं तो उनके लिए तो बिल भी जो है ना बड़ा डबल तिबल करके भर दिए उन्होंने। अब मतलब कहने का ये है कि मजदूर आदमी, हम नौकरी पेशा आदमी हैं यार, हम कहाँ से ज़िंदगी अपनी गुजारें? एक तो महंगाई, दूसरा पेट्रोल, तीसरा ये जो ना लाइट। भाई अल्लाह के वास्ते हमारे पर रहम करो। कराची में बिजली मुसलसल महंगी होती जा रही है मगर आवाम को दस्तयाब नहीं। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका कि इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक जा पहुंचा है कि इलेक्ट्रिक के तमाम दावों के बावजूद शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त लियाकताबाद नंबर 4 में मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानेंगे। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए शहर में इस वक्त एलानिया लोड शेडिंग का तो सिलसिला जारी है, लेकिन साथ ही गैर एलानिया तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की जो बंदिश है वो इस वक्त भी की जा रही है। और के इलेक्ट्रिक काम की जानिब से जो दावा किया जा रहा है कि शहर में कहीं भी 12 घंटे से बिजली जो है वो तजावुज़ नहीं कर रही है लोड शेडिंग। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के लियाकताबाद नंबर 4 के इलाके में, जो कि रिहायशी इलाका है और इस वक्त रिहायशी मकान में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर लाइट जो है वो अब भी गायब है और बताया जा रहा है कि इलाका मकीनों की जानिब से रात गए जो बिजली की बंदिश के आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी रहता है। इस वक्त भी मेरा कैमरामैन हसनैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर लाइट ना होने की वजह से जो है वो शहरियों को खासी परेशानी का सामना है और कई घंटे की जो है वो बिजली इस वक्त यहाँ पे तवील घंटों के लिए बंद की जा रही है। कभी 3 घंटे तो कभी 4 घंटे। जबकि मकीनों से ये हमने जब यहाँ पे बात की तो उनका यही कहना है कि इलेक्ट्रिक के जो जानिब से ये तो कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग में कमी की गई है, लेकिन इस वक्त तक किसी किस्म की कोई कमी देखने में नहीं आ रही है। हर एक आधे घंटे के बाद जो है वो कई घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है और मुख्तलिफ औकात में ये सिलसिला जो है वो जारी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तो कि शहरियों का सिर्फ यही मुतालबा है कि इस गर्म मौसम में बिजली का जो निज़ाम है उसमें बेहतरी लाई जाए और कराची के तमाम तर इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरान है बढ़ाने में कमी लाई जाए। बहुत शुक्रिया हबीब हमें अपडेट करने के लिए। रात गए गुलशन जमाल में गैस पाइपलाइन फटने के 8 घंटे बाद स्विस सदर्न कंपनी की जानिब से मरम्मती काम मुकम्मल करके शहर के तमाम मुतासरा इलाकों में गैस की सप्लाई बहाल कर दी गई है। गुलशन जमाल ब्लॉक जी में गुज़िश्ता रात बोरिंग के दौरान गैस पाइपलाइन फटने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल रही। रात गए स्विस सदर्न गैस की टीम की जानिब से काम का आगाज किया गया। 20 इंच पाइपलाइन की मरम्मत का काम 8 घंटे के बाद मुकम्मल कर लिया गया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, डालमिया, शांति नगर, डिफेंस, क्लिफ्टन, केमाड़ी और आई चंद्रीगढ़ रोड वे इलाकों में भी 8 घंटे गैस की सप्लाई मुअत्तल रहने के बाद बहाल कर दी गई। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो कराची में 2 रोज से छाए बादल रात गए बरस पड़े। रात गए कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नागन चुरंगी, बफर जोन और नाजिमाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। अब नाजरीन को बता रहे हैं कि रात गए बारिश हुई है। रात गए कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई है। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में भी बारिश जो है वो हुई है। कराची के मौसम का मजीद अहवाल जानने के लिए बात करने के लिए हमने राबता किया है डीजे मैट सरदार सरफराज साहब से। जी सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, कल रात कराची में बारिश हुई, आज भी इम्कान है बादल बरसने का? जी बहुत शुक्रिया जी। जहां गुज़श्ता रात हल्की बारिश हुई कराची के कुछ इलाकों में, तो आज तो प्रॉपर बारिश का इम्कान है गरज चमक के साथ और निस्बतन तेज बारिश होगी। एट टाइम्स हेवी फॉल्स होंगे आज मुतवक्के है आफ्टरनून में। और फिर आज से वो सिलसिला जिसकी 2-3 दिन से बात कर रहे थे वो 1 आध दिन डिले हुआ समझ लें और आज से फिर शुरू होगा और परसों तक वक्फे से रहेगी बारिश गरज चमक के साथ।
अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्या तेज़ हवाएं चलेंगी और इनकी रफ्तार कितनी देख रहे हैं आप? तेज हवाएं देखिए उतनी बहुत शिद्दत की तो खैर नहीं चलेंगी, क्योंकि पहले सिस्टम बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा था, तो अब चूंकि वो एक तरह से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, कुछ हिस्सा उसका अरेबियन सी पर शिफ्ट हो गया और कुछ राजस्थान पर बाकी है, तो उसके नतीजे में उसमें उसकी वो उतनी वाली शिद्दत नहीं है। लेकिन फिर भी जब गरज चमक वाले बादल आपके पास पहुंचते हैं तो उसके साथ साथ विंड गस्ट करती है, तो 25-30 नॉटिकल माइल चल सकती है हवा फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब थ्रू आउट द पीरियड नहीं चलेगी, लेकिन उस दौरान में चल सकती है जब गरज चमक वाले बादल जितनी देर रहेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि दूसरा स्पेल कब तक बारिश बरसाएगा और कितनी बारिशें हो सकती हैं? इसमें हैवी बारिश का इम्कान भी है। मैंने आपसे कहा ना कि आफ्टरनून से शुरू होगी, तो मेरे ख्याल में 9-10 बजे तक एटलीस्ट इस दौरान में कभी हल्की और कभी हल्की तो ना कहीं दरमियानी और कभी तेज शावर्स होंगे, और फिर रात गए फिर जो है ना थम जाएगी और हल्की फुल्की चलती रहेगी, और कल फिर दोबारा से इसी तरह का इम्कान होगा दरमियानी से तेज बारिश का, परसों फिर इस तरह से इम्कान बनेगा। जी, तो सर ईद उल अज़हा पर बारिश का इम्कान है? जी फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है कि ईद उल अज़हा पे भी शायद हो जाए। अब देखिए वो तो अभी वो दिन दूर है, इस दौरान में चेंजेस आती रहती हैं, तो उसको हम अपडेट कर देंगे फिर साथ साथ। ठीक है सरदार सरफराज साहब, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं दुआज़हरा के उम्र का तयन, दुआज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली है। दुआज़हरा की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। दुआज़हरा की उम्र डेंटल एग्जामिनेशन के मुताबिक 13 से 15 साल के दरमियान है और रेडियोलॉजिकल मुआयने के मुताबिक दुआज़हरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। मज़ीद तफा जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा, मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हासिल की गई है, क्या क्या है मज़ीद उसमें? मुमताज़ जमाली से भी राबता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाजरीन को बताते हैं दुआज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट जो पेश की गई है अदालत में, उसकी कॉपी हासिल कर ली गई है और उसके मुताबिक दुआज़हरा की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है और दुआज़हरा की उम्र डेंटल एग्जामिनेशन के मुताबिक 13 से 15 साल के दरमियान है। रेडियोलॉजिकल मुआयने के मुताबिक दुआज़हरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है और इसी पर समात जो है वो 8 जुलाई को इस पे समात होगी और समात में देखा जाएगा कि मेडिकल बोर्ड और अदालत इसका क्या फैसला करेगी। दुआज़हरा की उम्र के तयन, दुआज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली है और दुआज़हरा की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। दुआज़हरा की उम्र डेंटल एग्जामिनेशन के मुताबिक 13 से 15 साल के दरमियान है। मज़ीद जानते हैं, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा, मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो कॉपी हासिल कर ली गई उसमें मज़ीद क्या लिखा है? आपको बता रहे हैं दुआज़हरा की उम्र का तयन के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली गई है। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी है कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 9 रुपये 66 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सदीकी का बिजली की कीमत मजीद बढ़ने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। कहा है कि बिजली की कीमत में 9 रुपये 68 पैसे इजाफे से मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। इतनी महंगी बिजली पर इंडस्ट्री कैसे चलेगी, समझ से बालातर है। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी और फी यूनिट जो है 9 रुपये 68 पैसे का इजाफा कर दिया। इंडस्ट्री पे इसके क्या असरात होंगे? काटी के साबिक सदर हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, क्या हो रहा है? देखिए, जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही ख़राब हो रहा है और यकीन माने कि एक तो वैसे ही पाकिस्तान की जो मईशत थी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी और जो कंट्रीब्यूशन था इस वक्त एक्सपोर्टर्स का जो सनतकारों का और पाकिस्तान के जो वाहिद हल था इस मुश्किल से निकलने का था, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। लेकिन इन हालात के अंदर रेवोल्यूशन तो दरकिनार है, जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी चल रही है ना उनका भी चलना बड़ा मुश्किल होएगा। और पाकिस्तान क्योंकि एक 22 करोड़ की आवाम है तो डेफिनेटली हम इंपोर्ट बेस कभी बन नहीं सकते हैं। ज़राअत को हमने तरजीह दी हुई नहीं है। हम जो हमारी एक्सपोर्ट बनी है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अगर हम उनको फ़रोग देते, अगर हम उनको बैकअप देते, अगर हम उनको थोड़े से अच्छे रेट में बिजली और पानी और गैस दे रहे होते तो शायद हम इन मुश्किलात से निकल जाते। लेकिन इन हालात में
जहाँ पे बेस पॉइंट बढ़ रहा है, जहाँ पे डॉलर का रेट बढ़ रहा है, जहाँ पे बिजली का रेट बढ़ रहा है, जहाँ पे गैस का रेट बढ़ रहा है, जहाँ पे पानी का रेट बढ़ रहा है, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए तो समझ लें कि मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन हो जाएगा। और जितनी तेज़ी से ये लोगों की छुट्टियाँ करना शुरू करेंगे, जितनी तेज़ी से अपने स्टाफ को कम करना शुरू करेंगे, एक ख़तरनाक किस्म की बेरोज़गारी बढ़ेगी। और जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो आपको मालूम है कि क्राइम भी बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि हमने अगर सनतों को फ़रोग़ देना है, अगर हमने अपनी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाना है, अगर हमने इंडस्ट्रीज़ को और अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाना है, तो हमको उनको एक अच्छी दामों के अंदर बिजली, अच्छे दामों में गैस और अच्छे दामों के अंदर हमको उनको पानी देना होगा, वरना हमारी रही से इंडस्ट्री जो चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। जैसे कि आपने कंसर्न देखा और सुना भी, और यहाँ पे जो कंसर्न किया जा रहा है कि नेपल की जाने से मुसलसल जो कीमतों में बिजली की इजाफा किया जा रहा है उससे इंडस्ट्री अब नहीं चल सकती हैं। और यहाँ हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बैठ के स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए कि इस रेट पर इंडस्ट्री कैसे चलेगी। अगर बेरोजगारी हुई बहुत खतरनाक हो जाएगी। ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से आपको बताएं तो बड़ी ईद की आमद में सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवरों की खरीद और फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और ईद की आमद से कबल ही सिर्फ चंद ही रोज़ बाकी रह चुके हैं। तो शहर कायद में ईद की तैयारियां जो हैं खूब जोश खरोश के साथ जारी हैं। इस वक्त मैं सुराब गोट पर मौजूद हूँ जो कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है और यहाँ पर जानवरों की जो खरीद फरोख्त का सिलसिला है बदस्तूर जारी है। यहाँ पर मुनफरिद इकसाम के जो जानवर हैं शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक अगर आपको कैमरे की आँख से दिखा सके तो बड़े खूबसूरत ये बैलों का ये जोड़ा है जो यहाँ पर मौजूद है और 14 लाख रुपये इस जानवर की डिमांड की जा रही है। गुलाबी नस्ल का ये जानवर है जो कि मुल्तान से यहाँ पर लाया गया है और डेरा इस्माइल खान पर ये कसरत से पाया जाता है। इस जानवर के हवाले से मजीद भी अहवाल जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा सबसे पहले तो इन दोनों जानवरों की कीमत क्या है? 14 लाख। सही है। और इनकी देखभाल में आपको कितना अरसा लगा? 1 साल। सही। यकीनन तौर पे जी शहर कायद में जो है बड़ी जोश खरोश के साथ ईद की तैयारियां जारी हैं। बड़े मुनफरिद इकसाम के यहाँ पर जानवर हमें दिखाई देते हैं। कोई मुल्तान से लाया गया है तो कोई साहिवाल से लाया गया है, तो भावलपुर के भी जानवर की काफ़ी बड़ी तादाद हमें यहाँ पर दिखाई देती है। सिब्बी की बैलों की भी यहाँ पर काफ़ी हद तक धूम हमें दिखाई देती है। तो ऑस्ट्रेलियन बैल भी किसी से पीछे नहीं हटे। यकीनन तौर पर ईद के आमद में सिर्फ और सिर्फ चंद ही रोज़ बाकी रह चुके हैं। तो यकीनन मवेशी मंडियों में खूब रौनक भी हमें दिखाई देती है और ये जो रौनकें हैं यकीनन चांद रात तक ऐसी जारी। शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं आमदन से ज़्यादा सासाजात बनाने के केस में पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान की नैब इंक्वायरी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। नैब ने एक बार फिर मोहलत तलब कर ली है। अदालत ने मंजूर वसान की जमानत में तौसी कर दी और नैब से 5 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिए। जी, आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की जानिब से नैब इंक्वायरी के खिलाफ एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत मंजूर वसान और उनके वकील ज़मीर घुमरो एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर भी कमरे अदालत में मौजूद थे। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि चेयरमैन नैब की जानिब से ताहाल ये अब तक ये फैसला नहीं हो सका है कि मंजूर वसान के खिलाफ जो इंक्वायरी है उसे बंद किया जाना है या फिर उसमें मजीद उसको जारी रखना है, जिस पर ज़मीर घुमरो जो कि मंजूर वसान के वकील हैं उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि ये तीसरी मरतबा हुआ है कि मंजूर वसान की जो ये दरख्वास्त है इसमें नैब ने एक के बाद एक बार जवाब तलब किया है और ताख़ीर की जा रही है जो कि गैर ज़रूरी है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि उनकी जानिब से पूरी कोशिश है कि हेड क्वार्टर से जैसे ही कोई जवाब आएगा तो अदालत को पेशरफ्त रिपोर्ट से आगाह कर दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने मंजूर वसान की जो जमानत है उसमें 5 अगस्त के लिए तौसी की है और नैब के तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर को हुक्म दिया है कि बहर सूरत आइंदा समाअत पर मंजूर वसान की इंक्वायरी से मुतल्लिक अदालत को ये बताया जाए कि इंक्वायरी बंद की जानी है या फिर इसको बिलाल अपडेट करने के लिए। आपको बताएं मशीर ज़राअत मंजूर वसान ने नई पेशगोई कर डाली है। बताया कि आम इंतखाबात से कबल बड़े खिलाड़ी कप्तान का साथ छोड़ देंगे। इंतखाबात के बाद इमरान खान एहलिया समेत मुल्क से बाहर जा सकते हैं। खान कुछ इलेक्शन के बाद हो सकता है खुद बेगम के साथ बाहर चले जाए।
या किसी मदद के इंतज़ार में होते हैं, और उनको मदद भी की गई कुछ इदारों की तरफ से, वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसके बाद बहुत बड़े अहम दिन है और ख़तरनाक दिन है। एक तो मैं बता दूं, इमरान खान की जो पोजीशन अब है, ये आज से यूं समझें कम होती जाएगी, अपनी पोजीशन गिरती होती जाएगी, और जब बाई इलेक्शन होगी तो इसमें इमरान खान लूज करेगा और नवाज लीग वाले अक्सर जीतेंगे। उसके बाद इलेक्शन 2023 में होनी है। 2023 से पहले ही इनको बड़े बड़े आम शख्सियत छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, और उसके बाद जो बचेंगे, जो भी थोड़े से बचेंगे, वो भी इंतज़ार में होंगे, और इसका मतलब है इमरान खान के लोग कुछ गिरफ्तार होंगे करप्शन चार्जेस। एक बार फिर से बात करेंगे सुपर हाईवे की मवेशी मंडी के हवाले से। तो महंगाई के बायस ऊंट की खरीदारी का रुझान कम हुआ है और मंडी में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के सहराई और मैदानी इलाकों से नायाब नस्ल के ऊंट लाए गए हैं, जिनकी फरोख्त के लिए व्यापारी खरीदारों के मुंतजिर हैं। कौन कौन से नायाब नस्ल के ऊंट मंडी में मौजूद हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइए। बिल्कुल सुपर हाईवे के मुकाम पर जो मवेशी मंडी लगी है, इस पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। जो ऊँटों का सेक्टर है, यहाँ पर ऊँटों के सेक्टर में इस जगह पर हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बिलखुसूस सिंध और बलूचिस्तान और इसके साथ साथ पंजाब के जो सहराई और मैदानी इलाके हैं, यहाँ से ऊँट लाए गए हैं। सीधे हाथ पे जो ऊँट हैं, ये लाड़ी नस्ल के ऊँट हैं, और ये लाड़ी नस्ल के ऊँट जो है वो ख़ासे कीमती कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी मुनफरिद जो है वो पहचान है। और इसके साथ साथ सफ़ेद ऊँट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क़ुरबानी के लिए लाए गए हैं, ताकि लोग इनकी ख़रीदारी कर सकें। यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल अब तक की क्या सूरत हाल रही है, कितने ऊँट बिके हैं, और सबसे कीमती नस्ल जो है वो कौन सी है और कहाँ पे पाई जाती है। आजकल कीमत ये लाड़ी ऊँट है, लाड़ी जी लाड़ी ऊँट है। बाकी दूसरा सिंधी है, डाटी भी है, साकरा भी है, वाइट ऊँट भी है, ये सारे हैं। लाड़ी का बहुत कीमत है, लाड़ी बिक रहा है आजकल। दूसरे नंबर पे जो ढाटी ऊँट, वो कहाँ पे पाया जाता है? थर का साइड का है, रेगिस्तान का है। पिछले साल के मुकाबले में अब तक क्या लोगों ने रिस्पॉन्स? नहीं, अभी तक सब किसी का लोग ऊँट खड़े हैं। अगले साल सही था, इस चक्कर मंडी महंगा है, सब कुछ के ऊँट खड़े हैं, अभी तक बिके नहीं। जी बिल्कुल, ये थे व्यापारी जिनका कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल महंगाई के वजह से ख़रीदारी का रुझान कम है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ढाटी नस्ल का भी ऊँट मौजूद है। ढाटी नस्ल जो है वो लाड़ नस्ल के बाद वो ऊँट जो है लोगों में पसंद किया जाता है। ये सारे ढाटी नस्ल के ऊँट यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम इस वक्त व्यापारी जो हैं वो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि जैसी जैसी बकरीद करीब आएगी तो यकीनन उनकी जो ऊँटों की जो फ़रोख्त है उसमें भी तेज़ी देखने में आएगी। तमाम इस वक्त जो है वो ख़रीदारी की बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार।